डियर स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल की क्लास कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था कि भारतीय जो है संघात्मक शासन की विशेषताएं पढ़ रहे थे अपन, और उनमें से हमने वो विशेषताएं पढ़ी जो भारत के संघात्मक शासन की है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि भारत के संघात्मक शासन में एकात्मक के लक्षण कौन कौन से हैं। भारत के संघात्मक शासन में एकात्मक तत्व यानी संघात्मक शासन में वे कौन कौन से लक्षण हैं जो एकात्मक शासन के भी हैं। ठीक है, तो उसमें हमने एक पहला जो पढ़ लिया था कि एक संविधान, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से आता है कि संघात्मक शासन में दोहरा संविधान हो सकता है। जैसे अमेरिका में केंद्र का और राज्यों का अपने अपने राज्यों का अलग अलग संविधान हो सकता है। ठीक है, दोहरा संविधान हो सकता है, लेकिन भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी पूरे देश का संविधान एक ही है, और देश संविधान जो है वो सबसे ज्यादा सर्वशक्तिशाली है। अमेरिका जो संघात्मक शासन का सबसे बड़ा उदाहरण है, उसमें दोहरा संविधान। स्विट्जरलैंड ये भी उदाहरण है संघात्मक शासन का, वहां पर भी केंद्र और राज्यों का जो है अलग अलग संविधान, अलग अलग राज्यों का अलग अलग संविधान है। लेकिन भारत संघात्मक होते हुए भी पूरे देश का जो संविधान है वो एक ही है। तो ये एकात्मक शासन का एक मुख्य लक्षण है जो भारतीय संविधान में संघात्मक शासन में स्वीकार किया गया है। ठीक है, दूसरा जो लक्षण है जो उसकी बात करी थी हमने, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, तो शक्तियों का विभाजन हमने बात की थी कि अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां जो तीनों सूचियों के अलावा संविधान के द्वारा 3 सूचियां बनाकर के केंद्र और राज्यों को शक्तियों में विभाजित किया है। संघ सूची केंद्र के पक्ष में, या संघ सूची को विषय कानून बनाने का अधिकार संसद को है। राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापिका को है, और संवर्ती सूची जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन तीनों विषयों के अलावा अगर कोई विषय बच जाता है, या तीनों शक्तियों के अलावा कोई शक्ति बच जाती है, तो वह अवशिष्ट शक्ति कहलाती है या अवशिष्ट लिस्ट सूची कहलाती है। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसको प्रदान की गई है? केंद्र को, या संघ को कह सकते हो। केंद्र सरकार यानी संघ को प्रदान की गई। ठीक है, तीनों सूचियों के अलावा, तीनों शक्तियों के अलावा, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के अलावा अगर कोई विषय है या कोई शक्ति है तो वो किसके पक्ष में दिए, किसको प्रदान की गई है? संघ या केंद्र को, राज्यों को नहीं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसको प्रदान की गई है? राज्यों को। तीनों शक्तियों सूची के अलावा अगर कोई विषय है तो वो राज्य को प्रदान की गई। ठीक है, तो ये केंद्र के पक्ष में मजबूत जो है संघ को मजबूत बनाता है, यानी एकात्मक शासन का ये लक्षण है। अब ये व्यवस्था यानी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पक्ष में की गई है, ये व्यवस्था हमने किस देश से ग्रहण की गई है? ये कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई। कनाडा में भी, अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई है, जबकि कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है। तो वैसे ही केंद्र ये जो है विश्व जो है हमने इसको कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, तीसरी बात जो एकात्मक का लक्ष्य जो है तत्व है वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, देखिए देश में सबसे बड़ा है संविधान, संविधान से बड़ा कोई नहीं। उस संविधान में संशोधन की शक्ति जो है वो संघ केंद्र को दी गई, यानी संसद को दी गई है। भारत में संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? संसद को, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका। ठीक है, तो संविधान में संशोधन, अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का जो है उल्लेख है, उसमें 3 तरह से संविधान में, देश के संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है, एक साधारण बहुमत से संसद जो है वो संविधान की किसी भी धारा में, कुछ धाराएं ऐसी है जिसमें आवश्यक बदलाव के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी संसद साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन कर सकती है।
जैसे राज्यों का नामकरण बदल नाम राज्यों को जो है 2 राज्यों को मिला के 1 राज्य बनाना, नए राज्य का गठन करना है, ये साधारण बहुमत से किया जा सकता है। दूसरा विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत में जो है वो संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से ही संविधान में संशोधन हो सकता है। इसमें तो साधारण बहुमत से आधे से ज्यादा कह दे तो, लोकसभा और राज्यसभा के आधे से ज्यादा कह दे तो संविधान में संशोधन हो सकता है। इसमें विशेष बहुमत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन हो सकता है। ठीक है। और एक और तरीका अपनाया गया है कठोर, जिसको हम कह सकते हैं विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानसभाओं की अनुमति, आधे राज्यों के विधानसभा की अनुमति या व्यवस्थापिका की सहमति। ठीक है। केवल इसी तरीके में से राज्यों से जो है परमिशन की आवश्यकता होती है, वो भी आधे राज्यों की। जैसे 28 राज्य या तो 14 राज्य के हैं, ठीक है, तो संविधान में विशेष जो है बदलाव हो सकता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन 3 तरीके से हो सकता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। तो ये तरीका, पहली बात तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है, राज्यों को नहीं। इसका मतलब ये एकात्मक तत्व। इसके अलावा अगर संविधान में अधिकांश भागों में संशोधन करना है, ये अधिकांश भाग हो गए ना, अधिकांश भागों में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद को है, राज्यों को नहीं। केवल इस मामले में अगर देखें तो आधे राज्यों की परमिशन की आवश्यकता हो सकती है। यानी संविधान में संशोधन की शक्ति संघ को प्रदान की गई है, यानी केंद्र को प्रदान की गई है, राज्यों को नहीं। अधिकांश भागों में संशोधन के लिए जो है वो संसद को ही संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। केवल कुछ भागों को छोड़ के, कुछ अनुच्छेद ही ऐसे हैं, कुछ विशेष प्रावधान ऐसे हैं जिसमें अगर संशोधन करना है तो आधे राज्यों के परमिशन की आवश्यकता होती है। बाकी इन दोनों तरीकों से हम कह सकते हैं कि विशेष जो है केंद्र संघ या संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकते। ठीक है। तो ये भी केंद्र के पक्ष में है, ये भी एकात्मक स्वरूप विशेषता है। अगर संविधान में संशोधन केंद्र और राज्यों को बराबर शक्तियां होती तो हम कह सकते थे कि ये संघात्मक का लक्षण है, लेकिन ये एकात्मक का लक्षण है क्योंकि संविधान में संशोधन की शक्ति संघ को प्रदान की गई है, न कि राज्यों। ठीक है। फिर चौथा हमने पढ़ा था शक्तियों का विभाजन किसके पक्ष में है, केंद्र के पक्ष में। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में या संघ के पक्ष में। इसमें भी हमने चर्चा कर ली थी कि एक तो संघ को संघ सूची में ज्यादा विषय डाले गए हैं 97, जबकि राज्य सूची में 66 विषय डाले गए। ठीक है। और समवर्ती सूची में जो है वो 47 विषय डाले गए थे और उनमें केंद्र का कानून लागू होगा अगर दोनों में विवाद होता है तो ये भी केंद्र के पक्ष में है। इसके अलावा अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट शक्तियां भी अब किसको प्रदान की गई है, केंद्र को प्रदान की गई। इसका मतलब संघ जो है वो राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है। शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किसके पक्ष में किया गया है, संघ के पक्ष में किया गया है। ठीक है। इन सब के अलावा भी अगर राज्यसभा चाहे, एक चीज का और ध्यान रखना, अगर राज्यसभा चाहे तो अपने बहुमत से क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे सकती है, संघ को। इसके अलावा एक तो पंथ केंद्र के पक्ष में कैसे कि एक तो केंद्र को शक्तियां भी ज्यादा दी गई है, प्लस अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र को दे दी गई है, प्लस समवर्ती सूची में अगर विवाद होता है तो भी केंद्र का कानून लागू होगा, संघ का कानून लागू होगा। और इसके अलावा अगर राज्यसभा चाहे तो अपने बहुमत पर 2/3 बहुमत से क्या कर सकती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्रदान कर सकती है, संघ को प्रदान कर सकती है। इसका मतलब राज्य सूची पर भी कभी कभी जो है संसद को कानून बनाने का अधिकार मिलता है। इसके अलावा आपातकाल में भी ध्यान रखना, आपातकाल की स्थिति में भी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। जब देश में इमरजेंसी लागू हो जाए, यानी देश में जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, तो संघ को जो है यानी संसद को
राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अधिकार प्राप्त हो जाता है स्वतः। ठीक है, तो इस तरह ये भी संघ के पक्ष में है, यानी यहाँ पे भी एकात्मक का लक्षण है ये। पांचवा जो हम पढ़ेंगे वो है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान, देखिए संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि देश में जो है एकीकरण करना जरूरी है देश में, और देश में जो है राष्ट्रीय एकता की भावना विखंडन होने से देश को रोकना है, राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करनी है। इसलिए उन्होंने संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान लागू किए हैं, और उसमें जब देश में आपातकाल लागू हो जाता है तो देश का संघात्मक शासन एकात्मक में बदल जाता है। ठीक है, अगर हम देखें कि आपातकालीन प्रावधान कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में इसको पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 352 जिसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं, ये पूरे देश में या देश के किसी भाग में लगाया जा सकता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह शब्द काम में लिया गया है, तो इन तीन परिस्थितियों में देश में राष्ट्रीय आपात लग सकता है, और राष्ट्रीय आपात में पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दूसरा 356 के तहत राज्य आपात है, अर्थात किसी राज्य में एक या कुछ राज्यों में जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा आपातकालीन प्रावधान है संविधान में अनुच्छेद 360 जिसे वित्तीय आपात कहते हैं, और ये देश में जब देश की जो है कंडीशन आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए तो उस वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद तीनों प्रावधानों में स्थिति क्या होती है, जब तीनों किसी भी स्थिति में जो है वो हमेशा संघ को मजबूत करने के लिए, देश को एकात्मक शासन में बदलने के लिए ये आपातकालीन प्रावधान संविधान में किए गए हैं। तीनों ही स्थितियों में राज्य जो है संघ इकाइयों की बजाय संघ को मजबूत किया गया है। आपातकाल में जो है देश का संघात्मक शासन एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है। ठीक है, तीनों स्थितियों में हम कह सकते हैं कि देश को एकात्मक रूप में बदलाया जा सकता है। तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल तीन स्थितियों में कब लगता है, जब देश में युद्ध की स्थिति हो जाए, बाहरी आक्रमण की स्थिति आ जाए, और सशस्त्र विद्रोह। मूल रूप से संविधान में आंतरिक अशांति शब्द काम में लिया गया था, उसको हटा करके और सशस्त्र विद्रोह शब्द काम में लिया गया। सशस्त्र विद्रोह के इन तीन स्थितियों के समय देश में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, और उस समय देश का शासन केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। 356 जो है वो राज्य आपात का लगता है, जब राज्यपाल ये लिखित रूप में कह रहे, राज्यपाल ये अनुमोदन कर रहे हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल लागू कर सकता है। और राज्य आपात के समय जो है वो संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति हो जाती है, अर्थात पूरा जो है देश का उस राज्य का शासन केंद्र के पक्ष में या केंद्र के पास प्राप्त हो जाता है, आ जाता है। तीसरी स्थिति है वित्तीय आपात। यदि राष्ट्रपति को ये लग जाए कि भारत की जो वित्तीय स्थिरता नहीं है या देश वित्तीय संकट से गुजर रहा है, तो राष्ट्रपति जो है वो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और इस स्थिति में वो देश के किसी भी सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह में, वेतन में कटौती कर सकता है। तो ये तीनों स्थितियां, ये प्रावधान क्यों किए गए? इन प्रावधानों का कारण है कि देश का संघात्मक शासन किस में बदल जाए, एकात्मक, ताकि देश की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा न। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान में आपातकालीन प्रावधान करने का एकमात्र उद्देश्य है देश के संघात्मक शासन को एकात्मक में बदल दिया जाए, ताकि देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कोई खतरा न। ठीक है, तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किए हैं। फिर छठा जो है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। असमान प्रतिनिधित्व, ठीक है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व का मतलब हो गया कि जैसे मैंने बताया था, अमेरिका में जो सीनेट है
दूसरा सदन है सीनेट, वहां प्रत्येक राज्य को 2 सीटें या 2 सीनेटर भेजने का अधिकार है। यानी समान अधिकार है, समान सभी राज्यों को, सभी 50 राज्यों को बराबर अधिकार है, चाहे वो बड़ा राज्य हो या छोटा राज्य। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो राज्यसभा, जो दूसरा सदन है या जो उच्च सदन जिसको हम कह सकते हैं, राज्यसभा में राज्य जो है सीटों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व तो नहीं है। जो राज्य अधिक जनसंख्या वाला है, जैसे यूपी है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, इनको ज्यादा सीटें दी गई है राज्यसभा में, जबकि सिक्किम है, नागालैंड है, ये इनको कम सीटें दी गई है, एक सीटें ही बराबर, क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है। ठीक है, तो राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, बल्कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि राज्यसभा में जो है समान प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये संघात्मक प्रणाली के जो है ऐसा नहीं होता, विरुद्ध प्रावधान। क्योंकि संघात्मक शासन तो वो होता है जिसमें सभी राज्यों को बराबर सीटें हैं, क्योंकि संघ की दृष्टि से सभी राज्य बराबर हैं। ये प्रावधान अमेरिका में है, सभी वहां के राज्य जो है प्रांतों को समान सीटें, 2-2 सीटें, चाहे राज्य बड़ा हो या, तो ये संघात्मक का स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व देने का मतलब है कि ये संघात्मक शासन के विरुद्ध है, ये लक्षण एकात्मक का है। क्योंकि एकात्मक में ऐसा होता है कि जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, तो ये असमान प्रतिनिधित्व देना एकात्मक शासन का लक्षण है। ठीक है, 7वां जो लक्षण है वो है एकल नागरिकता या इकहरी नागरिकता कह सकते हो। एकल नागरिकता का मतलब हो गया कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता है। वहां अगर कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क में रहता है अमेरिका में, तो पहले न्यूयॉर्क की नागरिकता है, बाद में अमेरिका की नागरिकता। ठीक है, स्विट्जरलैंड में भी ऐसा है, पहले राज्यों प्रांतों की है, बाद में केंद्र की संघ की है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर राजस्थान में रह रहे हो या गुजरात में रह रहे हो या महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो आपको राजस्थान या गुजरात की नागरिकता नहीं है, बल्कि सभी राज्यों को एक समान नागरिकता है, एकल नागरिकता है, भारत की नागरिकता। इस प्रकार ये जो लक्षण है वो हमें संघात्मक शासन के पड़े। तो एकल नागरिकता एकात्मक शासन की विशेषता होती है, न कि संघात्मक शासन की। ठीक है, तो संघात्मक की नहीं बल्कि एकात्मक शासन का लक्षण होता है एकल नागरिकता। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगली जो विशेषता है जो एकात्मक शासन की है वो है प्रारंभिक बातों में एकरूपता। प्रारंभिक बातों में एकरूपता। देखिए, कुछ ऐसी विशेषता भी है, ऐसे तत्व भी हैं जो पूरे भारत को एक स्वरूप में बदलते हैं, जैसे एक ही संविधान होना, जैसे एकल नागरिकता होना। इसके अलावा अगर हम बात करें एक ही राष्ट्र ध्वज होना, एक ही राष्ट्रभाषा होना। ठीक है, ये तत्व ऐसे हैं। इसके अलावा जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं होती है। आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, भारतीय वन सेवा। तो ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये केंद्र के द्वाराधीन होती है। केंद्र इनको अपॉइंट करता है, केंद्र इनकी परीक्षाएं आयोजित करता है, और इन आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्र नियुक्त करता है, और जबकि इनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। नियुक्त तो केंद्र करता है, इन सेवाओं में केंद्र जो है अपॉइंट करता है, केंद्र परीक्षाएं आयोजित करता है आईएएस आईपीएस आईपीएस की, लेकिन इनकी नियुक्ति राज्यों में होती है। और ये केंद्र के पक्ष जो हम कह सकते हैं प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। जैसे जिला कलेक्टर आईएएस अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति राज्य में जिले के अधीन होती है, राज्य सरकार उनको अपॉइंट करती है किसी राज्य में, लेकिन उन पर जो है सारे नियम और प्रावधान केंद्र के लागू होते हैं। तो इस प्रकार ये ऐसे तत्व हैं जो एकरूपता प्रदान करते हैं। ठीक है, और इनकी जो परीक्षा है
इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं, जैसे एक राष्ट्र ध्वज। पूरे भारत का जो राष्ट्र ध्वज है वो एक है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग नहीं है। जैसे अमेरिका में अलग अलग राज्यों का राष्ट्र ध्वज झंडा अलग अलग नहीं है, ये पूरे भारत का एक ही राष्ट्र ध्वज है, जिसे तिरंगा कहते हैं। 3 रंगों से, केसरिया, सफेद और हरा। ये संपूर्ण 15 अगस्त 26 जनवरी को हम पूरे भारत में एक जैसा राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, अलग अलग राज्यों का अलग अलग राष्ट्र ध्वज नहीं। तो ये बातें, ये प्रारंभिक बातें हैं जो देश को एक स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है, इसी प्रकार भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो भी एकीकृत है। न्यायिक व्यवस्था अर्थात पूरे भारत में एक जैसा, सबसे ऊपर जो होता है सुप्रीम कोर्ट है, सभी हाई कोर्ट के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट। जब न्यायालय पढ़ेंगे तो पूरे भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो एक ही जैसी लागू होती है। अर्थात अगर राजस्थान में अपराध करो या गुजरात में करो या कहीं भी दिल्ली में करो, आपको एक जैसी जो है कठोर सजा का प्रावधान होगा। जो इंडियन जो पेनल कोड जो है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो नियम है वो पूरे भारत में सभी राज्यों में एक समान है। तो न्यायिक व्यवस्था भी कैसी है, एकीकृत है। अलग अलग राज्यों की न्याय व्यवस्था में भिन्नता नहीं है कि गुजरात में अगर आप कोई चोरी करोगे तो आपको केवल 1 महीने की सजा, और राजस्थान में करोगे तो आपको 5 साल की सजा, ऐसा नहीं। पूरे भारत में एक ही नियम के अनुसार, न्यायिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करती है। और इसके सभी न्याय जो है उच्च न्यायालयों के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, जो नई दिल्ली में है, और वो पूरे भारत की न्यायिक व्यवस्था की देख रेख करता है। तो ये एकात्मक जो है तत्व है। इसी प्रकार राजभाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी है पूरे भारत की। ठीक है, हिंदी अधिकांश राज्यों की है, लेकिन साथ में इसको जो है राष्ट्रभाषा का रूप में, राजभाषा के रूप में भी हिंदी को स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये सारे तत्व हैं जो देश को एकात्मक स्वरूप में बदल देते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम ध्यान रखें कि ये ऐसे तत्व हैं जो भारत में है तो संघात्मक शासन, लेकिन एकात्मक के जो है लक्षण हैं। तो आज की क्लास में हमने 7-8 ऐसे तत्व पढ़े थे जो एकात्मक स्वरूप के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और 2-4 तत्व ऐसे हैं जो एकात्मक स्वरूप में हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।